नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का शख्सियत में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम ही काफी है, प्रखर वक्ता हैं। और सबसे अहम बात यह है कि अपनी आवाज हमेशा उन्होंने बुलंद की है, फिर चाहे वो विधानसभा के अंदर हो या फिर अपने सिद्धांतों के आड़े अगर कोई आ रहा हो तो उसे भी जवाब दिया है उन्होंने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी जी की। घनश्याम जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। धन्यवाद, बहुत बहुत। सर, 6 बार के विधायक रहे और अब सांसद बनकर कैसा लग रहा है? कैसे राजस्थान की आवाज को देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठाएंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वैधानिक रूप से तो मैं 6 बार ही विधायक रहा हूँ जी, लेकिन वैसे मैं 7 बार हूँ, क्योंकि एक बार जब मेरा चुनाव मुझे हारा हुआ डिक्लेयर किया गया था जी। तो मैंने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और हाई कोर्ट में जिस दिन फैसला था उस दिन कहा कि रिट इज अलाउड बट इनफेक्चुअस, क्योंकि उसी दिन विधानसभा भंग हो गई थी। अगर वो एक दिन विधानसभा और रुकती तो मैं 7 बार का सांसद विधायक होता। बिल्कुल। राज्यसभा के उम्मीदवार आप बने, राज्यसभा सांसद बनकर कैसा महसूस करते हैं? राज्यसभा का सदस्य बनकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता है और मैं समझता हूँ कि पार्टी ने मेरे पर एक ऋण चढ़ाया है। मैं कृतज्ञ हूँ पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का और मैं कोशिश करूँगा कि जो विश्वास उन्होंने मेरे में व्यक्त किया है उस पर मैं खरा उतरूँ। घनश्याम जी, विधानसभा में आप चाहे सत्ता पक्ष में रहे हो या विपक्ष में रहे हो, प्रखर वक्ता रहे हैं आप, आवाज हमेशा बुलंद रही है आपके मुद्दों को लेकर। क्या राज्यसभा में भी वही तेवर, वही घनश्याम तिवारी हमें नजर आएंगे? देखिए, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा तीनों की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। विधानसभा और लोकसभा में जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर उठाने के नियम, कानून, कायदे हैं और राज्यसभा में काम रोको प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव जैसे प्रस्तावों की व्यवस्था नहीं है। तो राज्यसभा का स्वरूप विधानसभा के स्वरूप से अलग है। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना मेरे में समझ है, जितनी शक्ति बुद्धि है, उसके हिसाब से मैं अपनी बात राज्यसभा के पटल पर रख सकूं, जिसमें केंद्रीय सरकार की नीतियां भी समाहित हों और जनता का इंटरेस्ट भी समाहित हो। बिल्कुल। राज्यसभा के लिए जब उम्मीदवारों का चयन हो रहा था तो आपका नाम बहुत सारे लोगों के लिए आश्चर्य था कि घनश्याम तिवारी बीजेपी के कैंडिडेट है। हालांकि फर्स्ट इंडिया ने पहले ही बता दिया था कि कैंडिडेट घनश्याम तिवारी फाइनल होने वाले हैं। आपको सर कैसे पता चला और क्या आपको जरा भी उम्मीद थी कि इस रेस में राजस्थान से बीजेपी के लिए आपका नाम होगा? देखिए, वैसे अगर देखें सीनियरिटी के हिसाब से जी, और योग्यता के हिसाब से तो कोई भी आदमी उम्मीद कर सकता है, लेकिन मैंने इस प्रकार की कोई उम्मीद नहीं की थी। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने मेरे पर भरोसा करके मुझे उम्मीदवार बनाया और अब मैं फर्स्ट इंडिया को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सबसे पहले खबर दी। तो और फिर दूसरे दिन मुझे पता लगा कि मेरा हो गया है, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मैं केंद्रीय नेतृत्व के प्रति मैंने आभार प्रकट किया। घनश्याम जी, इस बार का राज्यसभा चुनाव भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। एक एक वोट और क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन एक वोट बीजेपी का क्रॉस होगा, क्या इसे लेकर बीजेपी को जरा भी अंदेशा था? देखिए, राज्यसभा चुनाव को राज्यसभा बनी थी मूल रूप से राज्य की सभा के रूप में। इसका एक बड़ा कंसेप्ट है कि जब संविधान सभा में बहस हो रही थी तो लोकसभा पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव, जनता की चुनी हुई लोकसभा है और ब्रिटेन का वेस्ट जो मिनिस्ट्रियल सिस्टम है वो हमने अडॉप्ट किया। तो उसमें हमने अपर हाउस और लोअर हाउस की मान्यता को समाप्त कर दिया। वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स को वहाँ अपर हाउस माना जाता है, लेकिन भारत में राज्यसभा अपर हाउस नहीं है। भारत में इसका राज्यसभा नाम इसलिए दिया गया कि ये राज्यों की सभाएं हैं और राज्य से चुने हुए लोग, मतलब राज्य के चुने हुए जनप्रतिनिधि जिनको चुनकर भेजें और वो उसी प्रांत के नागरिक हों और वहीं के मतदाता हो। पहले लोकसभा में, राज्यसभा में उनको ही चुनने की व्यवस्था थी। धीरे धीरे करके कांग्रेस पार्टी ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया और उसका परिणाम ये रहा कि राजस्थान में कांग्रेस ने जो 3 प्रत्याशी भेजे वो तीनों प्रत्याशी राजस्थान के बाहर के थे। तो राज्यसभा में, राजस्थान के राज्यसभा में वो उत्तर प्रदेश का या महाराष्ट्र का, वहाँ का प्रतिनिधित्व करेंगे। बिल्कुल। एक अहम बात ये भी घनश्याम जी कि
आप अभी की हम बात कर रहे हैं, राज्यसभा सांसद बन चुके हैं आप, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी, लेकिन अगर हम दशकों पहले आपको लेकर चले, राजनीति की शुरुआत कैसे हुई, एंट्री कैसे हुई, कोई दिलचस्प किस्से ऐसे जो आप हमारे दर्शकों से भी शेयर करना चाहें और हम भी जानना चाहेंगे? देखिए, राजनीति की शुरुआत मैं बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाने लगा था, स्वयंसेवक था, और देशभक्ति के गीत वहाँ पर गाए जाते थे। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, ऐसे गीत हमने वहाँ पर गाए। तो राष्ट्रभक्ति का जज्बा जो है और स्वाभिमान देश का, वो बचपन से हमारे में पैदा हो गया। उसके कारण से जब कॉलेज में आए, कॉलेज में आते आते मैं प्रथम वर्ष में जब आया, तब मैंने सीधा चुनाव लड़ा पहली बार आते, और मैं जनरल सेक्रेटरी बन गया एस के कॉलेज सीकर का, और तीनों बार लगातार मैं जनरल सेक्रेटरी बना। फिर मैंने विद्यार्थी परिषद में काम किया, तो विद्यार्थी परिषद में प्रदेश का संयोजक रहा और राजस्थान का उपाध्यक्ष भी रहा। और मैंने वहाँ से भी जब चुनाव लड़ा तो 16 केवल प्रतिनिधि होते थे राजस्थान विधानसभा में, जो राजस्थान की छात्र यूनियन में, तो वो चुनकर आते थे टीचिंग डिपार्टमेंट से, तो लॉ डिपार्टमेंट से मैं चुनकर आया था, तो उन 16 में मैं था। तो फिर विद्यार्थी आंदोलन चले, उन आंदोलनों में सक्रिय रहे, और उसके बाद में मैंने संघ में प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, संघ में सारे जो कार्य थे वो संघ में किए, और उसमें लगातार हम संघर्ष करते रहे। अंग्रेजी हटाओ आंदोलन में संघर्ष किया, हमने विद्यार्थियों के बहुत से आंदोलनों में संघर्ष किया, सारे काम किए। ये करते करते जब मैंने LLB कर ली, उसके बाद में संघ के वरिष्ठ प्रचारक हमारे थे माननीय ब्रह्मदेव जी, उन्होंने मुझे कहा कि तब आप जाओ और आप राजनीति में काम करो। तो 1972 में गाजियाबाद में जनसंघ का पहला अधिवेशन हुआ था, जिसमें यूथ विंग की स्थापना की गई थी, उसमें मुझे राजस्थान का अध्यक्ष बनाया था। तब से मैं उस काम में हूँ। और उसका इंटरेस्टेड किस्से अगर राजनीति के आप सुनना चाहें तो ये है कि जैसे मेरी शादी हुई, शादी होने के बाद में गडरा आंदोलन का भारत ने युद्ध जीता था, और जीती हुई जमीन कांग्रेस पार्टी वापस दे रही थी, तो उसके खिलाफ देश भर में हमने गडरा आंदोलन किया। गडरा आंदोलन का मैं संयोजक था। इधर तो मैं शादी होकर सीकर आया सवाई माधोपुर से, और उसे मुझे कहा गया कि इस आंदोलन के आप संयोजक हो। तो लोग तो हनीमून मनाने जाते हैं, मैं हनीमून के बजाय आंदोलन का मून मनाने चला गया, और 1 महीने तक वहाँ गडरा आंदोलन में रहा। तो ये बहुत बड़ा किस्सा है। इसी प्रकार से आपातकाल का भी बहुत बड़ा किस्सा है। आपातकाल में जब आपातकाल लगा तो मैं सीकर में वकालत कर रहा था, तो उस समय मुझे 26 तारीख को सुबह ही गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट के अंदर में वकालत में था, मुझे उठाकर ले गए, DIR में गिरफ्तार कर लिया और सेंट्रल जेल में भेज दिया। और पहला केस था मेरा कि जो मैंने स्वयं केस लड़ा और मैं डिस्चार्ज हुआ। हिंदुस्तान में मीसा और DIR में गिरफ्तार पहला आदमी डिस्चार्ज में हुआ, और मैं डिस्चार्ज होकर जब वापस जाने लगा तो बाहर मीसा का वारंट था, तो हमने चकमा देकर तरकीब से निकल कर चले गए। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब आंदोलन किया गया संघ के द्वारा, तो झुंझुनू में जो आंदोलनकारी छात्र थे, जो बाल थे, किशोर थे, उनको पुलिस ने बुरी तरह पीटा था। तो जब पीटा था तो मैं उनकी वकालत करने, पैरवी करने के लिए एकदम युवा जोश में आकर चला गया, और मैंने जाकर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे सुरेश एच माथुर, उनकी कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी कि इनका मेडिकल कराया जाए। ये पुलिस वाले बिफर गए उस समय, और आपातकाल में जज के सामने ही मुझे घसीट कर ले जाते हुए अपने कमरे में ले गए, DSP के कमरे में, और इतनी बुरी तरह से पिटाई करी कि मरा हुआ समझकर मुझे अधमरा करके रेल के डिब्बे में डाल दिया था। और फिर सीकर में जब सफाई कर्मी आए और रेल के डिब्बे को साफ किया तो मुझे उतारा, और फिर मिसा का वारंट था तो मुझे घायल अवस्था में फिर भगना पड़ा, तो फिर गए। तो इस प्रकार के बहुत किस्से हैं राजनीति में। जनादेश यात्रा हमने करी भरू सिंह जी के साथ, जिसमें भयंकर आतंकवाद चल रहा था जम्मू कश्मीर में और पंजाब में बहुत बड़ा आतंक था। उस समय हमने जनादेश यात्रा जम्मू से शुरू करी, और हमको कह दिया गया था कि आप लोग मर जाएंगे तो मर जाएंगे, हमारी सुरक्षा गारंटी नहीं है। लेकिन उस समय भी हमने जम्मू से लेकर पंजाब तक यात्रा की, और लुधियाना में पहली पब्लिक मीटिंग हमने करी 2-3 साल में उस आतंकवाद के बीच में भी। तो वो भी बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था। ये बहुत से किस्से हैं
जो राजनीति में हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल, और बहुत अहम भी है घनश्याम तिवारी जी, क्योंकि आज के वक्त में तो देखते हैं, लेकिन आज की राजनीति वैसी रह नहीं गई है जैसे पहले हुआ करती। जैसे आपने 2-3 किस्से ही बताए, उसी से देख के लगता है कि कितना संघर्ष उस वक्त करके आज ये राजनेता भी पहुंचे हैं इस मुकाम पर। घनश्याम जी, आगे भी आपसे चर्चा जारी रहेगी, बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। शख्सियत में हमारे साथ राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी जी लगातार बने हुए। सर, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे, आपने बहुत सारे किस्से भी सुनाए और बताया हमें। ललित किशोर चतुर्वेदी हो, भैरव सिंह शेखावत हो, रामदास अग्रवाल हो या फिर सुमित्रा सिंह जी हो, सभी के साथ आपने काम किया है। वो अनुभव कैसा रहा सर? देखिए, सुमित्रा सिंह जी महिला पहली हमारी अध्यक्ष बनी थी और उनका जो उन्होंने संचालन किया वो बहुत अच्छा किया। जहाँ तक भैरव सिंह शेखावत का सवाल है जी। उन्होंने मुझे एक सबसे पहले दिन एक बात बताई थी। जब मैं पहली बार 80 में एमएलए जीत कर आएगा तो पुरानी विधानसभा थी, उसमें लिफ्ट खराब थी और चढ़ने का सीढ़ियों का रास्ता था, तो सीढ़ियों मेरे साथ चढ़ रहे थे। वो चढ़ते चढ़ते उन्होंने कहा था कि घनश्याम सुनो, ये जो विधानसभा का फ्लोर है, ये फ्लोर एमएलए तो कई बार बन जाते हैं, 2 बार 4 बार 5 बार, लेकिन इस फ्लोर का जनहित में जो प्रयोग करते हैं वो नेता बन जाते हैं, और जो जनहित में प्रयोग नहीं करते वो नेता नहीं बन पाते। इसलिए उनकी ये सीख मानकर मैंने विधानसभा के फ्लोर को हमेशा जनहित के लिए प्रयोग करने की बात सोची। ये उनसे बहुत बड़ी सीख थी, और वो एक चलती फिरती विश्वविद्यालय था पार्लियामेंट्री सिस्टम का। उन्होंने सिस्टम में मदद की, परंपराएं कायम करने में मदद की, और उनका पार्लियामेंटेरियन, राजस्थान के रूप में पार्लियामेंटेरियन के रूप में उनको जाना जाता है। बिल्कुल। आपने सर आपातकाल की पहले की भी राजनीति देखी है, बाद की भी देखी है, और आज की राजनीति से भी आप भली भांति जानते हैं कि किस तरह की है। क्या फर्क आपको नजर आता है, कितना बदलाव हो गया है? देखिए, बदलाव तो बहुत हो गया है। पहली बात यह है कि उस समय कार्यकर्ताओं को बहुत परिश्रम करना पड़ता था, क्योंकि कम्युनिकेशंस के साधन नहीं थे, प्रिंटिंग के साधन नहीं थे, आवागमन के साधन नहीं थे। तो उस समय जो कार्यकर्ताओं को मेहनत करनी पड़ती थी वो मेहनत आज नहीं करनी पड़ती। और इसी प्रकार से पहले हमको चंदा करने के लिए दुकान दुकान और घर घर जाना पड़ता था। अब तो कानून ऐसे बन गए हैं कि कंपनियां बॉन्ड, इलेक्शन बॉन्ड भी हो गए हैं, कंपनियां भी चंदा देती है, पार्टियों में भी चंदा है, और योजनाएं कैसी लागू हो गई, जैसे भारतीय जनता पार्टी में आजीवन निधि है वो लागू हो गई, तो उनसे तो एक वो भी फर्क पड़ा है। इसी प्रकार से पहले जो राजनीति में आते थे वो केडर से ट्रेंड होकर लोग आते थे, अब योग्यता के हिसाब से बिना केडर के भी ले लेते हैं। तो उस समय की राजनीति, इस समय की राजनीति फर्क पड़ा, लेकिन एक बड़ा फर्क ये पड़ा है कि श्री मोदी जी के आने के बाद भारतीय राजनीति सैद्धांतिक रूप से विभाजित हो गई। मोदी जी की जो नीतियां हैं उन्होंने एक प्रकार की नवीन जागृति पैदा कर दी, और जो मोदी जी का विरोध करने वाले लोग हैं वो अपना जो स्यूडो सेकुलरिज्म है उसका बचाव नहीं कर पाते। तो ये रीति नीतियों की वो भी हो गई है, और इसलिए उस समय की राजनीति और आज की राजनीति में सैद्धांतिक फर्क भी आ गया है, व्यवहारिक फर्क भी आ गया है, और काम करने का फर्क भी आ गया है। आज के वक्त में सर सबका अपना क्षेत्र डिसाइड होता है विधानसभा चुनाव में कि हमारी सीट यही है, हम यहीं से चुनाव लड़ेंगे। आपकी बात करें, सीकर से भी चुनाव लड़ा आपने, चौमू से भी लड़ा, सांगानेर से भी लड़ा। मुश्किल नहीं था अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग स्थितियों के तहत चुनाव लड़ना? वरना एक होता यह है कि एक जगह होता है कि वर्चस्व हमने बना लिया, हम उस सीट को छोड़ेंगे ही नहीं। कितना मुश्किल रहा है? देखिए, मेरा ये सौभाग्य रहा कि मुझे हमेशा मुश्किल सीट ही मिलती रही। मुझे सीकर में जब सबसे पहले 80 में लड़ाया तो स्वतंत्र की लहर में जब जनता पार्टी जीती थी तो भी सीकर में कांग्रेस जीती थी, जनता पार्टी हारी थी, तो मुझे हारी हुई सीट पर लड़ाया और मैं लगातार 2 बार जीता। उसके बाद में चौमू में जब मैं लड़ने के लिए आया तो उस समय से पहले, मेरे से पहले जनसंख्या जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को 9-10 हज़ार से ज़्यादा वोट नहीं मिले थे, और पहली बार मैं चौमू से जीत कर आया 13,000 वोटों से, तो वो जीत गया।
और फिर मैं सांगानेर गया, उस समय भी 2 बार लगातार कांग्रेस के एमएलए, वहाँ से इंदिरा मायावती जी जीती हुई थी, तो वो जीती हुई एमएलए के सामने मैं गया तो तीनों ही बार मुझे हारी हुई सीटें मिली थी और तीनों ही बारों में मुझे जीत प्राप्त हुई। बिल्कुल, तो ये बेहद ही दिलचस्प है। और भाजपा की हम बात करें, संगठन में भी आपने अलग अलग पदों पे काम किया, संगठन को भी देखा है आपने आज के दौर पे भी। आपको क्या लगता है कि संगठन किसी पार्टी के लिए मजबूत होना कितना ज़रूरी है? भारतीय जनता पार्टी केडर बेस पार्टी, और जब तक कोई केडर बेस पार्टी नहीं होगी, उसकी आइडियोलॉजी नहीं होगी और वो मास पार्टी भी होगी, तो पहले भारतीय जनता पार्टी केडर बेस पार्टी थी और अब केडर बेस मास पार्टी होगी। तो ये केडर बेस मास पार्टी होना भारतीय राजनीति का स्वस्थ लक्षण है। मुझे कहना पड़ रहा है दुर्भाग्य से कि आज अन्य जो राजनीतिक दल है उनमें केडर नहीं, या तो पॉलिटिकल फैमिली है, या क्षेत्रीयता है, या कोई वाद है, जिसके कारण से पार्टियां चलती है। तो पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र और पार्टियों का संगठन जब तक केडर बेस मास आइडियोलॉजी के आधार पर नहीं होगा, तब तक राजनीति स्वस्थ नहीं होगी। सर, आसान भी नहीं होता है आप किसी टॉप पोजीशन पे पहुंच जाओ पार्टी में। जैसे कि अगर आपकी बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी में रहे, लंबे वक्त तक आप रहे, नाराज़गी हुई तो आपने अपनी पार्टी बना ली, फिर आपको लगा कि कांग्रेस में जा शामिल होना चाहिए और उसके बाद वापस भाजपा में आ पाए। इस तरह के फैसले लेना भी आसान नहीं होता है किसी ऐसे चेहरे के लिए जो प्रदेश का एक बड़ा चेहरा हो, ब्राह्मण नेता हो, जो कि बहुत कम है राजस्थान में। इस अनुभव को आप कैसे देखते हैं? देख, इसमें मैं बहुत बड़ा स्पष्टीकरण आज मैं आप करना चाहता हूँ। पहली बात तो है कि मैं तो जनसंघ भारतीय जनता पार्टी संघ में जन्मा हुआ ही हूँ। मेरा किसी कारण से मतभेद हुआ और मैंने अलग से पार्टी बना ली, लेकिन बाद में जो कांग्रेस में जाने की बात है, मैं गया, मैं मेंबरशिप मैंने ली नहीं। जब मेंबरशिप अभियान शुरू हुआ मैंने डिनाई कर दिया, तो मैं था ही नहीं और मैं सीधा अपने मूल स्थान पर वापस आ गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अपने जो वैचारिक पृष्ठभूमि के लोगों के बीच में रहते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि पार्टी बनाना और उसको चलाना बहुत मुश्किल काम है, वो अनुभव भी मुझे हुआ। और वसुंधरा राजे से भी आपके रिश्ते तल्ख रहे हैं, नाराज़गी रही है, जो भी पहले की बात की जाए, लेकिन अभी एक दिलचस्प तस्वीर थी जब आप दोनों की मुलाकात हुई और सभी को अच्छा लगा, सिर्फ विपक्ष ही नहीं, क्योंकि हर किसी के जहन में ये था कि नहीं, इनकी तो बनती नहीं है, तल्ख इनके तेवर दोनों के रहते हैं। ऐसा अभी की बात करें तो कैसा, अब कैसा महसूस कर रहे हैं? नाराज़गी दूर, किसी से भी कोई मतभेद नहीं, कोई नाराज़गी अब नहीं, कोई नाराज किसी से नहीं है और मैं चाहता हूँ कि सब में सामंजस्य बना रहे। बिल्कुल। सर, अब सांसद आप बन चुके हैं, सांसद भी गांव गोद लेते हैं, ऐसा भी है, तो क्या आपके भी जहन में कुछ है ऐसा? तो सांसद बन जाऊंगा तो मेरा जयपुर और सीकर जिले जो हैं, ये मेरे कार्य क्षेत्र प्रमुख रहे हैं, तो उनमें से अगर पार्टी कहेगी इन गाँवों गोद ले लो तो उनको ले लेंगे। और अटकलें भी चल रही हैं, कहा जा रहा है कि घनश्याम तिवारी का ठीक है बीच का दौर था, लेकिन अभी उनका भावी भविष्य बहुत उज्जवल है। कहा यह भी जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री भी बनेंगे आने वाले वक्त में और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी आपके नाम की अटकलें लगने लगी अभी से। आप इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, ये अटकलें लगाना तो आप लगा सकते हैं, लेकिन मेरे मन में किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा नहीं। मैं तो समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जो सांसद बनाकर, राज्यसभा सदस्य बनाकर जो कर्ज और ऋण मेरे पर किया है, वो बहुत बड़ा ऋण है और मैं समझता हूँ मैं वही काम करूँगा जो पार्टी का केंद्रित नेतृत्व मुझे कहेगा। मैं किसी भी पद की महत्वाकांक्षा मेरे मन में नहीं है। एक अहम सवाल है सर, विधायी कार्यों की हम बात करते हैं, आप बहुत जानकार हैं, मतलब इसमें और अलग अलग क्षेत्रों में किसी भी अगर विषय पे बात करते हैं तो एक नाम आता है कि घनश्याम तिवारी के पास इससे पुख्ता जानकारी नहीं हो सकती। विधानसभा में भी बहुत लंबा वक्त आपने गुजारा, ये कह सकते हैं कि उस वक्त को आपने जिया है, लंबा वक्त था। आज विधानसभा की जब कार्रवाई चलती है, कई ऐसी तस्वीरें आती है जो कहा जाता है कि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ जो देखने को मिल रहा है विधानसभा के अंदर, फिर टिप्पणी हो, सवाल जवाब हो, वेल में आ जाना। क्या पहले कभी ऐसा होता था या वाकई में ये आज के दौर की राजनीति है और विधानसभा की तस्वीरें? देखिए, इसको अगर ठीक से समझें तो लोकतंत्र में पहले तो प्रजातंत्र शब्द का लोग बार बार उपयोग करते हैं, वो प्रजातंत्र का शब्द ठीक नहीं है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में, प्रजातंत्र मतलब एक सब्जेक्ट होता है, एक राजा और एक प्रजा, तो वो प्रजा होती है, प्रजा नहीं, हम लोकतंत्र हैं, गणतंत्र हैं। तो इस गणतंत्र में एकमात्र सर्वोच्च राज्य की संस्था विधानसभा है या भारत की लोकसभा। अब उसमें प्रतिपक्ष को अपनी बात करने का अधिकार है
और प्रतिपक्ष को अपना प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार है, लेकिन उसकी सीमाएं दी हुई है। उसकी सीमाएं दी हुई है, उनमें अध्यक्षीय व्यवस्थाएं दी हुई है, और मैं समझता हूँ उन सीमाओं को तोड़कर, अध्यक्षीय व्यवस्थाओं को तोड़कर किसी प्रकार की भी कार्रवाई करना वो लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अच्छा नहीं। इसलिए माननीय सभी सदस्यों को के लिए एक विशेष ट्रेनिंग होनी चाहिए जी। तो इसमें प्रशिक्षण की कमी है। हर बार 5 वर्ष बाद में 40 से 60% नए माननीय सदस्य जीत कर आते हैं, तो उनको जब तक प्रशिक्षित नहीं करेंगे, प्रशिक्षण नहीं करेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम अपार्ट पार्टी पॉलिटिक्स ये होना ही चाहिए। बिल्कुल सर, आप शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, और शिक्षा के स्तर की अगर बात करें, उस वक्त के, उस दौर की बात करें जब आप शिक्षा मंत्री थे, कई आपने ऐसे फैसले लिए जो आज भी लोग उसे याद करते हैं कि शिक्षा मंत्री के तौर पर घनश्याम तिवारी ने जो काम किया। आज की शिक्षा के स्तर को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कौन सी एक चीज़ है जो आपको लगता है कि इसमें सुधार होना चाहिए? सबसे पहले सुधार होना चाहिए सरकारी शिक्षा में। सरकार का शिक्षा पर खर्च बहुत कम है, और राज्य सरकारों का सब्जेक्ट है शिक्षा, तो राज्य सरकारों को शिक्षा के अंदर बहुत बढ़ावा देना चाहिए। आज जितने भी राज्य के विश्वविद्यालय हैं वो खोखले हो चुके हैं जी। उनमें प्रोफेसर्स नहीं हैं, उनके अंदर सारी सीटें खाली पड़ी है। उनमें इस प्रकार से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ लोग जा रहे हैं। तो सबसे पहले शिक्षा के ढांचे को सुधारने के लिए जो सरकारी शिक्षण संस्थान है, उच्च शिक्षा के हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा के हो, चाहे प्राथमिक शिक्षा के हो, उनको सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। एक अहम सवाल है सर, एक लंबा जब वक्त आप राजनीति या किसी भी क्षेत्र में बिताते हैं, बहुत साल हो गए, लेकिन अगर आज जहां आप खड़े हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं, क्या कोई ऐसा फैसला है जिसको लेकर आपको गिल्ट फील होता हो या लगता हो कि गलत फैसला था? हाँ, मुझे लगता है जो मैंने ये पार्टी बनाने का जो फैसला किया था वो मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा। आपको लगता है कि वो फैसला नहीं लेना चाहिए थे, भले नाराजगी थी लेकिन पार्टी में ही रहते हैं? ठीक है। एक अहम सवाल सर, और आखिरी सवाल यही है कि अब राज्यसभा सांसद के तौर पर आप शपथ भी लेंगे, काम भी करेंगे, राजस्थान के लिए घनश्याम तिवारी कितने महत्वपूर्ण रहने वाले राज्यसभा में? क्योंकि कांग्रेस के जो चेहरे थे, सवाल उसी पर लेकर था कि कोई राजस्थान से नहीं है, और आप हैं जो राजस्थान से रहे, जीत कर राज्यसभा पहुंचे हैं, आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, राज्यसभा में 2 प्रकार की प्राथमिकता होती है जी। एक तो जिस पार्टी से आप चुनकर जाते हो उस पार्टी की पॉलिसीज के हिसाब से राज्यसभा के अंदर बात की जाती है, तो एक तो मैं उस कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। दूसरा, राजस्थान से संबंधित जितने मुद्दे हैं मैं कोशिश करूंगा कि राजस्थान के हित में, राजस्थान की जनता के हित में जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को मैं आसन के माध्यम से सरकार के समक्ष लाऊं, और मैं कोशिश करूं कि राज्य सरकार की भी जो कमियां हैं वो भी मैं राज्यसभा में के माध्यम से ध्यान में लाऊं, ताकि जिस प्रकार का होता है कि राज्य सरकार नहीं कर रही है, केंद्र सरकार नहीं कर रही है, उन बातों से दूर हटकर मैं काम करूं। सर, इसी पे एक सवाल भी उठता है कि राज्य सरकार का आपने जिक्र किया, बार बार एक बात कही जाती है कि विपक्ष के तौर पर जो भूमिका होनी चाहिए बीजेपी राजस्थान में वो नहीं निभा रही है। क्या आप इस बात को एग्री करेंगे या फिर आप इस पर कुछ टिप्पणी करना? देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में बहुत अच्छा काम कर रही है। अब जगह जगह जन आक्रोश रैली उन्होंने की है, पार्टी के प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, पार्टी के और सम्मेलन हो रहे हैं, और लगातार पार्टी काम कर रही है। पार्टी का संगठनात्मक ढांचा बहुत मजबूत हो गया है, और पार्टी आगे का चुनाव जीतने के लिए कटिबद्ध नजर आती है। तो लेकिन जहां तक लोकतंत्र का सवाल है, और जिन पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र है, उनमें कुछ कुछ बातें अलग अलग सुनाई देती है, वो स्वाभाविक प्रक्रिया का अंग है। लेकिन सिद्धांतनिष्ठ पार्टी में आपस में सामंजस्य थोड़ा बहुत न होते हुए भी सिद्धांत के प्रति जब निष्ठा और समर्पण होता है, तो उसका पार्टी के संगठन पर और पार्टी के इलेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ता। बिल्कुल। घनश्याम जी, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, क्योंकि आपसे बात करना है तो वक्त का पता नहीं चल रहा, और अभी ऐसे तो कई सवाल है, ऐसा लगता है बात करते जाएं, लेकिन वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा है। लेकिन बहुत शुक्रिया इस शो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और अब सुनने वालों को बहुत बहुत नमस्कार। तो आप घनश्याम तिवारी जी को सुन रहे थे, राज्यसभा सांसद, और किस तरह से राजस्थान की आवाज़ को बुलंद करेंगे उन्होंने कहा, प्राथमिकताएं उन्होंने अपनी बताई हैं यहाँ पर, और सीधे तौर पर कहना यही है कि कार्य यहाँ पर होने चाहिए, चाहे विधायक हो या जो भी हो, अपनी जिम्मेदारी को यहाँ पर वो समझे, और सबसे अहम बात है कि प्रशिक्षण की जरूरत है, जिस तरह से विधानसभा की तस्वीरें भी हम देखते हैं। बहरहाल, शख्सियत में आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई शख्सियत के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।